हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएस में बहुत स्वागत है दोस्तों। अभी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। ठीक है, जय प्रौद्योगिकी। आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर हमने 1 जून को किया था। ठीक है, और बायलेंस ऑफ पेमेंट का भी फर्स्ट लेक्चर हमने फर्स्ट 1 जून सॉरी 1 जनवरी को किया था। ठीक है, 1 जनवरी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का पहला लेक्चर और 1 जनवरी को हमने इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहला लेक्चर किया था। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का दूसरा लेक्चर हमने कल अपलोड किया है 2 जनवरी को। आज 3 जनवरी है और आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा लेक्चर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमने दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी में ये सब जाइगोट ये सब के बारे में, सेल डिवीजन ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, आज का जो आपका होमवर्क है, ठीक है, आज कितना तारीख है? 3 जून। तो जून बार बार आ रहा है, 3 जनवरी आज है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? हम लोग डेली लूसेंट में 2 पेज कर रहे हैं, तो 1 और 2 जनवरी को आपने 4 पेज मिला के कर लिया। आज आपका होमवर्क ये है कि लूसेंट का नेक्स्ट अगले 2 पेज को आपको पढ़ना है। जिन बच्चों के पास पीडीएफ नहीं है या बुक नहीं है लूसेंट का, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिया है, वहाँ से आप लूसेंट 2 पेज सेल्फ स्टडी कर सकते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। तो आपका 6 पेज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको सेल्फ स्टडी में आप कंप्लीट कीजिए। पॉलिटी में डेली हम लोग लक्ष्मीकांत का 4 पेज कर रहे हैं। जिन बच्चों के पास लक्ष्मीकांत नहीं है, जनरली सबके पास होगा ही, अगर जिन बच्चों के पास नहीं है तो उसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दे रहा हूँ। तो डेली आपको 4 पेज पॉलिटी का करना है। ठीक है, ठीक है, तो आज टोटल 12 पेज आपका पॉलिटी में कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह मैप के सेक्शन में इंडिया का आपको पॉलिटिकल मैप देखना है। तो आपने 1 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट में के बारे में देखा, आपने 2 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल का सबसे ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इसको देखा 2 जनवरी को। बस आपको देखना है कि कौन किधर है कौन किधर है। हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि देखिए, अगर आपको मैप पढ़ना है कि यार यहाँ पे दार्जिलिंग है अगर, तो सबसे पहले जानो कि ये इंडिया है, फिर इंडिया का ये नॉर्थ पार्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, फिर ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये सेंट्रल इंडिया। तब जाके देखोगे यार, अच्छा जो हमारा दार्जिलिंग है वो वेस्ट बंगाल के सबसे टॉप पे नॉर्थ वेस्ट बंगाल में स्थित है। तब जाके होगा। इसीलिए मैं भी आपको ऊपर ऊपर जो है बता रहा हूँ कि आप मोटा मोटी देखिए, फिर धीरे धीरे करके हम पूरा सूक्ष्म में जाएंगे हम लोग। तभी माइक्रोस्कोप से आप देखोगे, कब डायरेक्ट देखोगे नहीं दिखेगा। सबसे पहले जानिए कि प्लांट ऐसा होता है बाहर, आप नंगी आंखों से देखो, तब तो माइक्रोस्कोप से देखोगे, है ना। तो सबसे पहले आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देख लिया होंगे 1 जनवरी को। 2 जनवरी को आपने नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में देखा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बारे में। आज आपका होमवर्क ये है कि आप साउथ इंडिया को अच्छे से देखिए कि साउथ इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं। जैसे केरल किधर है, कर्नाटक किधर है, तमिलनाडु किधर है, आंध्र प्रदेश किधर है, तेलंगाना किधर है ना, तेलंगाना। आप ये 5 राज्यों को देखिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कौन किसको टच करता है। ठीक है, तमिलनाडु किधर है, क्या तमिलनाडु केरल को टच करता है, क्या क्या तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को टच करता है, तेलंगाना को टच करता है। ठीक है, ये सब आप देखिए मैप में। ठीक है, और साथ साथ आप कोशिश ये कीजिए कि आप जो है खुद से मैप ड्रॉ कीजिए। जैसे कि आपने मान लो इंडिया का मैप ड्रॉ किया, तो जो क्षेत्र है वही ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पर आप दिखा दीजिए कि यार ये है हमारा केरल, ठीक है, ये है तमिलनाडु, ठीक है, ये कर्नाटक, मतलब जो भी एक्चुअल में मैप बनाइएगा, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, फिर ये हमारा आंध्र प्रदेश है ना, इस तरह से कुछ। फिर यहीं पे तेलंगाना है। तो कौन किसको टच करता है उसको आप मैप से अच्छे से देखिए। सबके पास मैप होगा, और मैप नहीं है तो गूगल टाइप कीजिए, गूगल में टाइप कीजिए इंडिया मैप, तो आपको आ जाएगा। फिर वहाँ से देख के आप ड्रॉ कर लीजिए। तो मैप के लिए आप अलग से पतला सा कॉपी रखिए, जो जो होमवर्क दिया जाएगा उसमें आपको लिखना है। तो ये आपका 3 होमवर्क है आज। ठीक है, मैं इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप हमेशा बिजी रहें दिन भर। ये नहीं रहे कि सर मेरे पास पढ़ने का कुछ नहीं है। जो जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे पढ़ते रहिए, हम लोग आसानी से सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, पूरा अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो सी सेट है, सी सेट भी
मैंने आपको बताया था। तो सी सेट का जो फर्स्ट क्लास होगा दोस्तों, वो आपका इस वीक के सैटरडे और संडे को होगा। ठीक है, तो 2 दिन हम लोग सी सेट पढ़ेंगे इस वीक में, सैटरडे और संडे में, और टेस्ट भी देंगे हम लोग सैटरडे और संडे को। ठीक है, और करंट अफेयर भी स्टार्ट करेंगे सैटरडे और संडे में। ठीक है, तो सी सेट अब इस वीक के लिए हम लोग सैटरडे संडे को करेंगे, टेस्ट भी हम लोग सैटरडे संडे को करेंगे, और करंट अफेयर क्लास भी सैटरडे संडे को करेंगे। तो ये हमारा इस वीक का शेड्यूल है। बाकी जो बायोटेक है और हमारा इकोनॉमिक्स है वो आपका फ्राइडे तक आएगा। तो आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन बायोटेक और आपका इकोनॉमी का आएगा। बाकी हम लोग करंट अफेयर, सी सेट और टेस्ट जो है वो सैटरडे संडे को करेंगे। तो इस वीक का ये शेड्यूल है। ठीक है, टाइम क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा सी सेट है उसको हम लाइव पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, करंट अफेयर को भी हम लाइव पढ़ाएंगे, और टेस्ट हम आपको पहले दे देंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसका डिस्कशन जो होगा वो हम लाइव करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्लासेस लाइव होगा, हम आपको टाइम बाद में अपडेट कर देंगे कब कब होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा क्लास। तो बायोटेक्नोलॉजी में देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है उसको बोलते हैं क्लोन। क्लोन आपने सुना होगा। क्लोन क्लोन मतलब समझ लो कि हम लोग को पास कोई चीज़ है, ठीक है, तो ये जुड़वा होता है ना, कि नेचुरली रूप से अगर ये ग्रोथ होता है तो उसको हम लोग क्लोन बोलते हैं, मतलब एक तरह का हम शक्ल या जुड़वा। ठीक है, समझे। जैसे कि मान लो आपको पता है कि अगर रिप्रोडक्शन होना है, ठीक है, तो उसके लिए मादा और नर का मिलना ज़रूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। तो लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं यार, हम लैब में ही इस तरह से हम कुछ करें कि जो है सेम चीज़ हमारा डेवलप हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों उसको बोलते हैं क्लोन। तो पहला हमने जो क्लोन बनाया था वो बनाया था स्तनपायी से, मैमल से। पहला मैमल जो जिसका क्लोन बनाया था उसको नाम है डोली सिप, एक भेड़ बनाया था। ठीक है, उसका नाम है डोली सिप। ठीक है, तो हमने क्या किया था, एक सिप लिया था, सिप, ठीक है, उसका कान से, सॉरी, एक सिप लिया था, एक मिनट देखिए, हाँ, उसका सिप लिया था, और उसका जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड मतलब वक्षस्थल, वक्षस्थल, ठीक है, तो उसके वक्षस्थल से, मेमोरी ग्लैंड से एक सेल लिया था। कौन सा सेल लेंगे बताइए, तो सोमैटिक सेल हमने पहले पढ़ा। ठीक है, अच्छा, सेल के बारे में पढ़े कि नहीं। हाँ हाँ, देखिए पढ़ लिए थे सेल के बारे में, सोमैटिक सेल, बॉडी सेल लिए थे, और बॉडी सेल से ही हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। देखिए, जो जर्म सेल होगा, जनरेटिव सेल होगा, रिप्रोडक्टिव सेल होगा, इससे हम लोग स्पेशल चीज़ बना सकते हैं, विशेष सेल। लेकिन हम पूरा अगर ऑर्गेनिज्म ही बनाना है कुछ, ठीक है, तो उसको हम सोमैटिक सेल से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सोमैटिक सेल में क्या होता है कि जो क्रोमोजोम होता है वो 23 पेयर बनता है, 23 पेयर, है ना। तो 23 पेयर क्रोमोजोम बनेगा, तो एक आदमी में, एक ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, और उसमें क्रोमोजोम लगभग सेम होता है, जितना पेरेंट में होता है वही बच्चा में होता है। तो इसीलिए हम लोग जब क्लोनिंग करते हैं तो ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं सोमैटिक सेल। क्यों? क्योंकि सोमैटिक सेल में टोटल क्रोमोजोम जो है हमारा बनता है जितना हमें चाहिए। सॉरी, ठीक है, इसीलिए हम लोग सोमैटिक सेल यूज करते हैं ताकि हमको पूरा क्रोमोजोम मिले। क्योंकि जब तक टोटल पेयर ऑफ क्रोमोजोम अगर नहीं होगा तो उसके बाद जो है उस व्यक्ति का हम लोग निर्माण नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी हम लोग क्लोनिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सोमैटिक सेल यूज करते हैं। तो पहला हम लोग जो क्लोन बनाया वो क्या बनाया, डोली सिप बनाया। ठीक है, एक मैमल बनाया। ठीक है, और क्या कैसे बनाया, तो जो भेड़ लिया उसके मेमोरी ग्लैंड जो था वक्षस्थल, उससे हमने सोमैटिक सेल किया। और कोई भी सेल को हमने पता है कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू, है ना। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और फिर जाके लाइफ बनता है। तो हमने क्या किया, एक सिप लिया, फिर उसी से एक जुड़वा उसका सिप बना दिया जिसका नाम दिया डोली सिप। और चूँकि ये नेचुरली नहीं बना, हमने बनाया, इसीलिए इसको क्लोन बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोन क्यों ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि पता है कि अगर नॉर्मल तरीक़ा से बनाएंगे तो उसमें टाइम भी बहुत लगेगा, प्लस हमारे पास उतना वो भी नहीं है, मतलब टाइम लगेगा, प्लस अगर मान, है ना, जैसे मान लिया आपके पास एक
एक मतलब फसल है, ठीक है। ठीक है, और उससे अगर आपको फिर फसल बनाना है तो अगर नेचुरल प्रोसेस से जाएंगे तो टाइम लगेगा, प्लस लिमिटेड भी होगा, लेकिन और प्लस हम लोग अच्छा वैरायटी भी नहीं बना सकते। लेकिन क्लोनिंग में हम लोग अपने हिसाब से अगर उसमें जीन को कहीं चेंज करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है, तो वो हम किया जा सकता है। इसीलिए क्लोनिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि भारत में खाद्य सुरक्षा हो, अच्छा दूध का उत्पादन हो, या जिस तरह का हम लोग को जीन चाहिए उस तरह का जीन हम लोग कर देंगे, उसको हम लोग क्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या भारत भी क्लोनिंग कर रहा है? तो हाँ, तो अगर आप देखेंगे कि अगर भारत में अगर हम बात करें क्लोनिंग का, ठीक है, तो इंडिया में एक संस्था है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च, राष्ट्र दुग्ध उत्पादन मतलब राष्ट्र दुग्ध अनुसंधान केंद्र इसको बोलते होंगे। यह संस्थान कहाँ पे है? करनाल में है, ठीक है। और करनाल कहाँ है? हरियाणा में। तो ये भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोनिंग कर रहा है। तो इसने क्या किया, एक बफल्लो लिया। बफल्लो मतलब भैंस। तो भैंस के, जिसका नाम था, भैंस का नाम नहीं था, तो भैंस का जो कान था, ठीक है, तो कान में भी सोमैटिक सेल होता है। अब किस में सोमैटिक सेल होता है ये हम नहीं बता सकते। सोमैटिक सेल हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव एरिया से नहीं। जैसे स्पर्म है, जैसे हमारा एग है, अंडा है, उससे हम लोग सोमैटिक सेल नहीं बना सकते क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव सेल होता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो एक भैंस था, उसके कान से हमने सोमैटिक सेल निकाला और फिर इस सोमैटिक सेल को डेवलप किए। तो आपको पता है कि सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हमारा पूरा क्या बन जाएगा, एक दूसरा भैंस बन जाएगा, बफेलो। तो जो हमने, तो ये बफेलो क्या है, क्लोन है। किसका क्लोन है? इस भैंस का। तो चूँकि इसको हमने बनाया भैंस के कान से, तो इसीलिए इस बफेलो को हमने दिया नाम को क्लोन। और इसको चूँकि भारत ने बनाया तो भारत ने इसको नाम दे दिया गरिमा, ठीक है। समझ में आया? तो भारत में भी क्लोनिंग हो रहा है, होता है, ठीक है, क्लियर। हाँ, क्लोनिंग क्या होता है मैंने बता दिया, सेम चीज़ बना देना, ठीक है, और खुद से, नेचुरल प्रोसेस से नहीं हो रहा है कि एक बफेलो ने दूसरे बफेलो के साथ रिप्रोडक्शन किया, फिर उसके गर्भ में भैंस का बच्चे मतलब छोटा सा जायगोट डेवलप हो रहा है, फिर वो बच्चा जन्म लिया, ऐसा नहीं। हम लोगों ने भैंस के कान से सोमैटिक सेल निकाला, फिर उसको डेवलप करके एक और भैंस बना दिया, तभी उसको नाम दिया क्लोन। तो ये सारा चीज़ है। तो सोमैटिक सेल से ही हम लोग क्लोन बनाते हैं, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। यहाँ जहाँ सोमैटिक सेल होगा उससे बना सकते हो। सोमैटिक सेल कहाँ होता है, बस ये याद रखो कहाँ नहीं होता है। तो जहाँ भी रिप्रोडक्टिव सेल होगा, जैसे एग है या स्पर्म है, उसमें नहीं होगा, बाकी लगभग जगह सोमैटिक सेल होता है, ठीक है। क्यों यूज करते हैं सोमैटिक सेल? क्योंकि सोमैटिक सेल में टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है, वो सेम होता है पेरेंट के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हम लोग जो है सोमैटिक सेल का प्रयोग करते हैं, ना कि रिप्रोडक्टिव सेल का या जर्म सेल का, या हमने ऊपर देखा था, देखिए यहाँ पे हम लोग जो है जर्म सेल या जनरेटिव सेल या रिप्रोडक्टिव सेल का प्रयोग नहीं करते हैं ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है क्रोमोजोम। आप लोग जो है साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा, नहीं तो मैं ये वाला जो लिख रहा हूँ आपको नोट्स दे दूँगा ठीक है तो देखिए दोस्तों, सिंपल बात है। जो क्रोमोजोम होता है, सबसे पहले देखिए, ये होता है हमारा सेल, ठीक है, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, धागा जैसा दिखता है। तो ये हमारा है सेल, ये हमारा है न्यूक्लियस, और ये हमारा है क्रोमैटिन, ठीक है। तो मैंने बताया था ऊपर आपको, जब क्रोमैटिन जो होता है, जब सेल का डिवीजन होता है, सेल जब डिवाइड होता है, सेल का जब विभाजन होता है, तो ये जो क्रोमैटिन है ये आपके का क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही क्रोमोजोम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्रोमोजोम के अंदर होता है हमारा डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जीन। तो तो जीन क्या होता है, एक डीएनए का टाइप होता है। वह सभी जीन डीएनए नहीं होता है। जो जीन काम करता है, जो आनुवांशिकता में, हेरिडिटी में मदद करता है, उसको हम लोग जीन बोलते हैं।
तो जीन, बहुत सारा जीन से बनता है डीएनए और बहुत सारा डीएनए से बनता है क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम के जो होता है वो क्रोमैटिन ही होता है, लेकिन सेल डिवाइड करता है तो क्रोमोजोम बन जाता है। क्रोमैटिन होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, और सेल होता है टिश्यू के अंदर। तो ऐसे करके वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो क्रोमोजोम जो होता है क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि क्रोमोजोम जो होता है उसके अंदर डीएनए ये सब होता है। तो अब तो क्रोमोजोम क्या होता है, तो आपको ये तो क्लियर हो गया। तो अगर हम देखें कि क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, कि क्रोमोजोम जो है दिखता कैसा है, अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, अगर हम देखें क्रोमोजोम का संरचना वो कैसा होता है, तो बहुत सारा मॉडल लोगों ने दिया कि अपने अपने हिसाब से कि क्रोमोजोम जो होता है वो सोलिनॉइड जो ऐसा होता है, सोलिनॉइड मॉडल। सोलिनॉइड मतलब ऐसे 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 करके होता है, सोलिनॉइड टाइप का। ठीक है, कुछ लोगों ने बोला कि न्यूक्लियोजोम मॉडल दिया, न्यूक्लियोजोम। और ये मॉडल क्या होता है, बस उतना काम का नहीं है, बस मॉडल का आप नाम याद रख लो। तो अगर हम बात करें कि क्रोमोजोम कैसा होता है, तो कोई बोला कि सोलेनॉइड जैसा होता है, कोई बोला न्यूक्लियोसोम जैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्रोमोजोम कैसा होता है, तो देखिए क्रोमोजोम में क्या क्या होता है। क्रोमोजोम में तो देखिए, क्रोमोजोम में एक तो होता है आपका डीएनए, ठीक है, और दूसरा इसमें होता है एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन, हिस्टोन नाम का प्रोटीन। तो जो डीएनए होता है इसके नाम में ही डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक है एसिड है, तो मतलब क्रोमोजोम में जो डीएनए होगा वो होगा एसिडिक, और हिस्टोन प्रोटीन रहता है वो रहता है बेसिक। एसिडिक मतलब ये अम्ल रहता है, अम्लीय। ठीक है, और ये रहता है क्षारीय, क्षारीय। ठीक, क्षारीय। ठीक है, तो देखिए ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। अगर पूछेगा कि क्यों क्रोमोजोम हमारा एसिडिक होता है, तो आप बोलिएगा ये इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमने बात किया डीएनए का। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए मतलब क्या है, फुल फॉर्म इसका है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, वो जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो टाइप का होता है। न्यूक्लिक एसिड, या हम बोले इसी को न्यूक्लिक एसिड को हम लोग न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक एसिड है या न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आपका आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एन ए इसको बोल देंगे हम लोग शॉर्ट में, न्यूक्लिक एसिड को। और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो एक है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये दो टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें एक होता है दोस्तों नाइट्रोजनस बेस। इसमें एक बेस होता है जिसका आधार होता है नाइट्रोजन, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। दोनों डीएनए और आरएनए दोनों में एक शुगर होता है, शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है एक, और दोनों में होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो हमारा जो डीएनए है या हमारा जो आरएनए है, दोनों में नाइट्रोजनस बेस होता है। आपने सुना होगा एडिनाइन, ग्वानाइन, ठीक है, थाइमिन, साइटोसिन, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और शुगर होता है, ठीक है, राइबोज शुगर, जैसे डीऑक्सी राइबो, इसमें राइबोज शुगर शुगर होगा आरएनए में, इसमें होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइट। और दोनों में फॉस्फेरिक एसिड होता है। तो अगर हम बात करें कि डीएनए और आरएनए का डिफरेंस का, हम लोग बात करें अगर एक तरफ डीएनए लिखें और दूसरी तरफ अगर हम आरएनए लिखें और दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, तो हम बोलेंगे कि दोनों में नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, तो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसको बोलते हैं
G C T, ठीक है। या इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, नाइट्रोजन जो बेस होता है डीएनए में वो होता है ATCNG। ए मतलब एडिनाइन, ठीक है। टी मतलब थायमीन, सी मतलब साइटोसिन, ठीक है, और जी मतलब ग्वानिन। तो ये 4 बेस होता है नाइट्रोजनस बेस जो आपका डीएनए में रहता है, ठीक है। तो वहीं अगर हम बात करें कि आरएनए में भी नाइट्रोजनस बेस रहता है, हमने देखा कि दोनों में नाइट्रोजनस बेस रहता है। तो अगर हम नाइट्रोजनस बेस बात करें आरएनए में, तो आरएनए में भी रहेगा, ये रहेगा एडिनाइन रहता है, साइटोसिन रहता है, गुआनिन रहता है, लेकिन यहाँ पे थायमीन नहीं रहता है। थायमीन की जगह यहाँ पे रहता है यूरेसिल, जिसको यू लिखते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो जब हम बात करेंगे क्या डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजनस बेस में तो हम बोलेंगे कि एडिनाइन, साइटोसिन और गुआनिन दोनों में रहता है, लेकिन यहाँ पे थायमीन की जगह यूरेसिल रहता है, ठीक है, समझ गए। दूसरा डिफरेंस ये है, हमने बताया था कि डीएनए और आरएनए दोनों में नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, लेकिन एक का डिफरेंस होता है। उसके बाद दोनों में होता है हमारा शुगर, ठीक है। तो डीएनए में जो शुगर होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। वहीं अगर हम बात करें कि आरएनए में जो शुगर होता है उसका क्या नाम है, राइबोज शुगर। क्या नाम है, राइबोज शुगर। और डीऑक्सी राइबोज क्या होता है, राइबोज क्या होता है, उतना काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोनों में क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, और इसी फॉस्फोरिक एसिड के कारण हमारा जो डीएनए होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है ना। तो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो दोनों में रहता है, ठीक है। इसमें भी हमारा क्या रहेगा, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद याद करिएगा डीएनए जो होता है वो मुख्यतः मोस्टली मतलब मुख्यतः डबल स्ट्रैंड रहता है, मतलब इसमें 2 स्ट्रैंड होता है। मतलब ये हमारा एक इधर से जाएगा तो एक इधर से जाएगा, आपने देखा होगा इस तरह का डीएनए हमारा होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा आरएनए होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंड। क्या होता है, मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब मैक्सिमम मोस्टली क्या रहता है, मुख्य रूप से सिंगल स्ट्रैंड। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी डीएनए डबल स्ट्रैंड होगा, नहीं, हो सकता है कि कुछ डीएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ आरएनए डबल स्ट्रैंड हो, ठीक है। डबल स्ट्रैंड का मतलब ये हो गया, सिंगल स्ट्रैंड का मतलब उसमें एक स्ट्रैंड रहेगा, या तो ऐसे या तो ऐसे, बस ऐसे ऐसे रहेगा अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड। और ये क्या हो गया, डबल। देखिए एक इधर से जा रहा है और दोनों एक दूसरे से लिपट गया है, तो ये जो है सिंगल स्ट्रैंड है। अब दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज ना हो आपको इसलिए एक ही बनाता हूँ, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि हमने देखा जो एडिनाइन, तो एडिनाइन हमेशा जो है थायमीन से मिलेगा, हमेशा देखेंगे हम आगे, और जो साइटोसिन है हमेशा गुआनिन से मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ भी आपको एडिनाइन दिखेगा तो उसके बगल में क्या होगा, थायमीन होगा, और जहाँ भी आपको साइटोसिन दिखेगा वहाँ भी आपको क्या होगा, गुआनिन होगा। मतलब जितना एडिनिन होगा उतना उसके इक्वल अमाउंट में थायमीन भी मिलेगा और दोनों साथ रहेगा, और जितना साइटोसिन रहेगा उतना गुआनिन रहेगा और दोनों साथ रहेगा। तो ये हो गया आपका डीएनए में। वहीं अगर आरएनए का बात करेंगे तो यहाँ पे तो एडिनाइन होता है, लेकिन थायमीन की जगह यहाँ पे क्या होता है, यूरेसिल। तो जितना एडिनिन होगा उतना यूरेसिल होगा, और जितना साइटोसिन होगा उतना गुआनिन होगा। और ए जो मिलेगा सी के यू के साथ और सी मिलेगा जी के साथ आरएनए में, और डीएनए में क्या होगा, ए मिलेगा टी के साथ और सी मिलेगा जी के साथ।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारा डीएनए कहाँ होता है, लोकेशन बात करें कहाँ पे ये आपको मिलेगा, कहाँ पर मिलता है हमारा क्या डीएनए, तो आपको पता है कि डीएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में। और आपको पता है कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसी के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। साथ ही साथ हमारा क्लोरोप्लास्ट, हमने बात किया था, कल पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के बारे में 1 जनवरी को, है ना, परसों। तो क्लोरोप्लास्ट में भी हमारा क्या होता है, डीएनए मिलता है, ठीक है। प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, तो वहाँ भी हमको क्या दिखेगा, डीएनए दिखेगा। तो जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में भी आपको मिलेगा, न्यूक्लियस में तो मिलता ही है मैक्सिमम, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। और प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में तो मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ होता है वहाँ भी, और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में भी आपको डीएनए मिलता है। बाकी एनिमल सेल में आपको, पशु जो हमारा कोशिका है उसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डीएनए और आरएनए का बारे में, ठीक है। तो अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो हम लोग तो वो अभी तो थ्योरी में देखा, ठीक है। अगर हम उसको नॉर्मल देखें कि डीएनए दिखता कैसा है, ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा, डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए डीएनए अगर हम बनाएं इस तरह से, डबल स्ट्रैंड होता है ना। तो आपको एक इधर से जाएगा तो दूसरा स्ट्रैंड आपका इधर से जाएगा, ठीक है, समझे। तो अगर मान लीजिए नंबर देते हैं 5 प्राइम, हम लोग लिखते हैं इसको फिर 5 प्राइम, तो ये होगा 3 प्राइम। ये आपको मतलब अलग कलर से हम दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको दिखेगा। देखिए अगर ये मान लो मेरा 5 प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम, ये ऐसे नंबर हो रहा है, ठीक है ना, ताकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है। और मान लो ये हमारा है एक और स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट होगा 3 प्राइम से, ठीक है, और यहाँ जो एंड तक जाएगा वो 5 प्राइम तक। बस हमको यही इसमें दिखाना था कि किस तरह से जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो लिपटा होता है। तो आपको दिख रहा है कि जो ऊपर में 5 प्राइम से शुरू हुआ वो 3 प्राइम से ख़त्म हुआ, और दूसरा जो स्टैंड था वो 3 प्राइम से शुरू होके 5 प्राइम, मतलब कहने का मतलब क्या है कि दोनों पैरेलल ही जा रहा है, मतलब दोनों एक ही लाइन में है। एक जा रहा है इधर से शुरू होके इधर जा रहा है, तो एक इधर से शुरू होके इधर जा रहा है, और दोनों एंटी पैरेलल है। एक अगर इधर जाएगा तो दूसरा एक इधर जा रहा है, लेकिन आपस में इस तरह से लिपटा हुआ है कि एक स्टैंड मतलब एक बना दिया है घुमावदार, है ना। मान लीजिए आप हाथ मोड़िए अपना, एक हाथ सीधा रखिए और उसी पे दूसरा हाथ सांप जैसा मोड़ दीजिए, तो एक का फिंगर इस तरह से रहेगा। मतलब देखो आप अपना इस तरह से हाथ मोड़िए कि आपका जो एल्बो है वहाँ पे आपका फिंगर हो और एक का फिंगर आपका ऊपर हो, मतलब इस तरह से, समझ गए ना। कैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे कि ये आपका हाथ है तो ये आपका फिंगर इधर है, तो इस तरह से लपेटिए दूसरे हाथ को कि दूसरे वाले का फिंगर ऐसे इधर हो, तो सांप जैसा बन जाएगा। तो दोनों क्या है, देख रहे हो कि एक दूसरे के पैरेलल में ही कट कर रहा है, मतलब एक तरह से मुड़ाव में है, लेकिन है क्या, एंटी पैरेलल। क्या है, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्लासिफिकेशन इस तरह से दिया कि एक 5 प्राइम से शुरू होकर 3 प्राइम जा रहा है, तो दूसरा 3 प्राइम से शुरू होकर 5 प्राइम जा रहा है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए एक बार जब डीएनए मिलता है, ठीक है, यहाँ से देखिए एक बार टर्न जब ले रहा है, इधर से आया और यहाँ तक एक टर्न हुआ, हुआ ना, यहाँ तक क्या हुआ, एक टर्न, या हम बोलें कि यहाँ पे एक साइकिल बना, इधर से लेके पूरा यहाँ तक एक साइकिल बन गया, ठीक है, ये एक साइकिल, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक साइकिल हमारा हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वन क्वाइल। मतलब एक बार क्वाइल हुआ, क्वाइल मतलब एक बार मतलब मुड़ावदार हुआ, ठीक है। या इसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स, हेलिक्स भी बोलते हैं। तभी इसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी डीएनए को बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि 2 बार इसमें हेलिकल है, दो स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो एक बार जब मुड़ा यहाँ से यहाँ तक तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्टैंड, एक कॉइल बोले। उसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉइल होगा, है ना।
फिर यहाँ से लेकर नीचे तक एक कॉइल होगा, राइट। समझ में आ रहा है कि किसको एक कॉइल बोलेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ से एक कॉइल हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉइल हो गया। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जब भी दो सर्कल आपका कंप्लीट हो गया, मतलब एक सर्कल ये ले लो, एक सर्कल ये, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक एक कॉइल हो गया। एक सर्कल ये ले लो, एक सर्कल ये, तो यहाँ से यहाँ तक एक कॉइल हो गया। ऐसे आपको समझना है, अगर याद करना है तो। ठीक है, समझ गए। तो ये जो एक कॉइल होता है या एक हेलिक्स होता है, ठीक है, उसका जो लंबाई होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। आपने पढ़ा होगा, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो आप देख रहे हैं कि कितना छोटा होता है हमारा डीएनए का एक कॉइल। 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर, मतलब 34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आप सोच भी नहीं सकते हो इतना छोटा होता है। ठीक है। और एक कॉइल में हमारा 10 बेस पेयर होता है। कितना होता है? 10 बेस पेयर। बेस पेयर क्या होता है हमने बताया, बताऊंगा अभी। बेस पेयर, ठीक है। बेस मतलब समझ गए, एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमिन और साइटोसिन। और अगर आरएनए का बात करेंगे तो हमारा यूरेसिल होगा थाइमिन की जगह। तो वो जो पेयर बनाता है, मैंने ऊपर बताया था ना अभी आपको, कि एडिनिन जो होगा वो थाइमिन के साथ जाएगा डीएनए में, और साइटोसिन जाएगा गुआनिन के साथ। और आरएनए में एडिनिन मिलेगा यूरेसिल के साथ और साइटोसिन मिलेगा गुआनिन के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा है एडिनिन है, यहाँ पे एडिनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे गुआनिन है। फिर मान लीजिए यहाँ पे भी थाइमिन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक जब कॉइल बनाएगा तो उसमें टोटल बेस पेयर जो होगा वो होगा 10। ठीक है। तो एक आप एक स्टैंड में लिख लीजिए अलग अलग बेस, ठीक है। और उसके जस्ट अपोजिट वाला जो स्टैंड है उसमें अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि मतलब उसके, अब यहाँ पे हम क्या लिखे थे? यहाँ पे वही लिखेंगे कि ए किसके साथ बेस पेयर बनाता है? टी के साथ। यहाँ थाइमिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? थाइमिन। तो ये थाइमिन के साथ मिलेगा। थाइमिन किसके साथ मिलेगा? यूरेसिल के किसके साथ मिलेगा थाइमिन? एडेनिन के साथ, क्योंकि हम अभी डीएनए बना रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ए के जस्ट अपोजिट में क्या होगा। ए बनाता है, यहाँ पे लिख लो आप, ए बनाता है टी के साथ और सी बनाता है जी के साथ। तो ए किसके साथ? ए के बगल में टी, टी के बगल में यहाँ क्या होगा? ए। सी, टी के बगल में क्या होगा? ए। सी के बगल में क्या होगा? जी। जी के बगल में क्या होगा? सी। फिर इस स्टैंड में आइए, सी के बगल में क्या होगा? जी। जी के बगल में क्या होगा? सी। टी के बगल में क्या होगा? ए। ए के बगल में क्या होगा? टी। सी के बगल में क्या होगा? जी। ठीक है। तो हमने एक स्टैंड को मान लीजिए बना लिया, उसमें क्या क्या है, तो बगल वाले स्टैंड में क्या होना चाहिए? क्योंकि ए हमेशा टी के साथ मिलेगा या टी हमेशा ए के साथ मिलेगा। तो जहाँ ए है तो उसके बगल में क्या हमने लिखा? टी। यहाँ भी टी था, उसके बगल में क्या लिख दिया? ए। तो ऐसे करके बनाएंगे तो अब क्या बन रहा है? बेस का पेयर बन जा रहा है। एक बेस ये था और दूसरा तरफ वो बेस है, दोनों आपस में मिल गया, तो उसको मतलब बोल दिए बेस का जोड़ा या बेस का पेयर है। तो एक कॉइल में हम लोग 10 बेस पेयर होता है। तो देखिए, एक बेस पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। तो टोटल 10 था। एक 10 था एक स्टैंड में, दूसरा स्टैंड में 10 था, तो टोटल मिलके कितना हो गया? 10 हो गया बेस पेयर, बेस का जोड़ा। तो याद रखना आपको कि एक डीएनए के एक स्टैंड का लेंथ जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, उसमें 10 पेयर होता है, ठीक है। और वो 360 डिग्री मुड़ गया, है ना। देखिए यहाँ से आया, फिर देखिए इधर से करके एक बार फिर इधर से वो शुरू किया एक कॉइल के बाद। तो यहाँ से वो शुरू किया था इस डायरेक्शन में, फिर एक कॉइल के बाद फिर से एक डायरेक्शन में शुरू किया, मतलब 360 डिग्री डीएनए मुड़ जाता है एक कॉइल के बाद। ठीक है, समझ गए। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना होगा? एक बेस, मतलब एक कॉइल हो जाएगा, वहाँ भी 10 पेयर होगा। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पे मान लीजिए सी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है। तो उसके बगल में क्या होगा? उसके बगल में होगा उल्टा, है ना।
तो सी किसके साथ मिलता है, जी के साथ, जी किसके साथ मिलता है, सी के साथ, टी किसके साथ मिलता है, ए के साथ, टी के बगल ए के बगल में टी, सी जी के बगल में सी के बगल में जी। तो इस तरह से हमारा बनेगा। और याद क्या रखना है कि एक कॉइल में 10 बेस पेयर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ऐसे ऐसे करके जब आप नीचे बनाते जाएंगे, नीचे जब हम बनाते जाएंगे तो डीएनए कितना लंबा होगा। तो याद रखिए कि डीएनए का जो होता है टोटल कितना बेस पेयर होता है, तो एक क्रोमोजोम में, ठीक है, अगर हम बात करें कि ह्यूमन का शरीर में कितना बेस पेयर है डीएनए का, तो है वो 3 बिलियन, 3 बिलियन बेस पेयर है डीएनए का। ठीक है, एक ह्यूमन में कितना बिलियन है, 3 बिलियन बेस पेयर। तो एक ह्यूमन में हमारा 3 बिलियन बेस पेयर है। हमने तो यहाँ बात किया 10 बेस पेयर का, तो सोचिए 3 बिलियन, 3 बिलियन मतलब 300 करोड़, क्योंकि 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है। तो 3 करोड़, 300 करोड़, सॉरी 300 करोड़ बेस पेयर है, 300 करोड़ बेस पेयर है कहाँ, एक व्यक्ति के शरीर में होता है डीएनए का। ठीक है, 3 बिलियन डीएनए है बेस पेयर का। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको याद रखना है। तो अब समझ में आ गया आपको डीएनए का स्ट्रक्चर सिंपल है भैया कि डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ मिलेगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ मिलेगा। एक कॉइल क्या होता है मैंने बता दिया कितना लेंथ होता है, और एक कॉइल में मैक्सिमम 10 बेस पेयर रहेगा। टोटल जो है 3 बिलियन बेस पेयर जो है डीएनए का लंबाई होता है टोटल, है ना। ठीक है, तो उसी तरह अगर मान लीजिए आरएनए बनाते हैं हम लोग, तो आरएनए क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे आरएनए में जहाँ पे हमारा वो है थाइमिन है, वहाँ पे आप उसको बस यूरेसिल कर दीजिए, बस वही हो जाएगा, राइट। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें आगे, हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जीनोम के बारे में, जीनोम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आपको पता है कि एक सेल में मैंने बताया था एक न्यूक्लियस होता है। एक सेल में कितना न्यूक्लियस हो सकता है, मैक्सिमम एक। ठीक है, एक न्यूक्लियस में कितना बेस पेयर क्रोमोजोम रहता है, मैंने बताया था 23 पेयर रहता है किसका, क्रोमोजोम का। क्रोमोजोम का कितना पेयर होता है, 23 पेयर, जिसमें से 23 होगा फादर का से आएगा, और 23 जो आएगा वो मदर से आएगा। ठीक है, फिर ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम बोलें, ये हम बोल देंगे 46 डीएनए, क्योंकि एक क्रोमोजोम में एक डीएनए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 23 × 46 क्रोमोजोम है, तो 46 डीएनए रहेगा, जिसमें से 23 आएगा आपका फादर से, और 23 आएगा आपका मदर से। ठीक है ठीक है, उसके बाद डीएनए में कुछ डीएनए को हम लोग जीन बोलते हैं। जीन वो होता है जो डीएनए आपका आनुवांशिकता में मदद करता है, उसको हम लोग जीन बोलते हैं। तो सभी डीएनए जीन नहीं होता है, जीन वही डीएनए होता है जो आनुवांशिकता में मदद करता है। तो डीएनए के अंदर होता है, डीएनए का छोटा पार्ट जो आनुवांशिकता में मदद करता है उसको हम लोग जीन बोलते हैं। और आदमी के या आदमी ह्यूमन के सारे जीन को जब मिला देंगे आप, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीनोम। तो अगर आप जीनोम का स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब आप जीन का स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति में आनुवांशिकता हेरिडिटी होता है। तो आप समझ में आ रहा है कि जीनोम क्या होता है। फिर से देखिए, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस में 23 जोड़ा क्रोमोजोम होता है, और उसमें 23 जोड़ा में 23 क्रोमोजोम आता है माँ से, और 23 क्रोमोजोम आता है बाप से। ठीक है, और एक क्रोमोजोम में एक डीएनए होता है, तो 23 × 23 पेयर है ना, 23 पेयर, 23 जोड़ा में कितना हो जाएगा, 46 क्रोमोजोम और 46 डीएनए। ठीक है, जिसमें 23 से आएगा माँ से, 23 आएगा बाप से। फिर डीएनए, पूरा डीएनए जो होता है उसमें से कुछ डीएनए ऐसा होता है जो आनुवांशिकता में मदद करता है, हेरिडिटी में मदद करता है, हेरिडिटी में। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनुवांशिकता, हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकता।
में मदद करता है, तो उस वैसे डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है। और पूरा आदमी पूरा व्यक्ति के शरीर में जहाँ जहाँ जीन होगा सबको हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं जीनोम। तो जीनोम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल जीन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल जीन, ऑल जीन जितना भी जीन्स होता है उसका जो टोटल्स होता है या कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम। और इसी जीनोम को पढ़ने के लिए भारत में अलग अलग प्रोजेक्ट है। तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन जीनोम के बारे में, तो आपको जीनोम समझ में आया कि नहीं हुआ, क्या समझे कि जीनोम जो होता है सभी जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, सम होता है। तो ह्यूमन जीनोम क्या हो गया, सम ऑफ ऑल जीन्स, जितना भी जीन्स है उसका सम, टोटल। सम मतलब टोटल, टोटल मतलब योग, योग या कुल। तो सभी जीन्स का कुल है, सम है, टोटल है, कौन सा, उसको जीनोम बोलते हैं। तो तो एक जो व्यक्ति होता है, ह्यूमन होता है, उसमें कितने जीन्स होते हैं टोटल, टोटल जीन्स होते हैं लगभग 24,000, 24,000 जीन होते हैं। कितने होते हैं, 24,000 जीन होता है एक व्यक्ति में। ठीक है। और आपको पता है ये जो जीन्स होता है वो किस में होता है, आपको पता है जीन किस में होता है, डीएनए का एक पार्ट होता है जो हेरिडिटी में मदद करता है। और डीएनए जो होता है ठीक है वो क्रोमोजोम के अंदर होता है, क्रोमोजोम, न्यूक्लियस, ये सारा चीज़। तो ये 24,000 जो क्रोमोजोम होता है, तो 3 बिलियन, हमने वो पढ़ा था, 3 बिलियन, एक ह्यूमन में 3 बिलियन बेस पेयर जो है डीएनए होता है। तो 3 बिलियन बेस पेयर लेंथ में हमारा मात्र 24,000 डीएनए होता है, ये 24,000 जीन होता है। समझे, सोचिए एक डीएनए का जो कॉइल था उसका लेंथ, उसके अंदर था आपका 10 बेस। तो ऐसे आप 300 करोड़ बेस पेयर बनाइए। मतलब क्या कि ये देखिए कितना लंबा होता होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 बेस पेयर है, फिर जाओगे तो फिर 10 पेयर, फिर जाओगे फिर 10 बेस पेयर, तो ऐसे ऐसे करते जाइए करते जाइए करते जाइए। तो 3 बिलियन बेस पेयर आप बनाइए, 3 बिलियन बेस पेयर, 3 बिलियन मतलब 300 करोड़ बेस पेयर बनाते रहिए, 300 300 300 300 करोड़, तब जाके आपका जो है टोटल ह्यूमन में आपका बेस पेयर आएगा डीएनए का। ठीक है। तो उसमें से मात्र 24,000 हमारा, 24,000 जो बेस पेयर होता है, 24,000 जो क्या होता है दोस्तों, मात्र उसमें जीन होता है। ठीक है। सोचिए 300 करोड़ बेस पेयर में मात्र 24,000 जीन होता है। मतलब सभी डीएनए जीन नहीं होगा, वही डीएनए जीन होगा जो हमारा मदद करता होगा हेरिडिटी में, उसी को हम लोग जीन बोलते हैं। समझ में आ गया आपको जीन और जीनोम और डीएनए टीएनए क्या होता है, सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपको मदद करता है। ठीक है। तो देखिए ये सब बच्चे को बहुत कम कन्फ्यूज करता है, लेकिन है बहुत आसान। एक टर्म बोलते हैं रेप्लिकेशन, हिंदी मीडियम में वाले बच्चे भी इसको इंग्लिश में ही समझिए, इंग्लिश में ही याद रखिए, क्योंकि मैं आपको पूरा हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो लेकिन टर्म्स को मैं हिंदी में बताऊंगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि यूपीएससी ट्रांसलेट इतना घटिया करेगा, ठीक है, प्रीलिम्स में, कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इंग्लिश वाला टर्म्स को समझिएगा तो आसानी होगा। तो हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमारे शरीर में, आपको पता है कि जो सेल होता है जिसको हम लोग जाइगोट बोलते थे, ऊपर हमने पढ़ा था जाइगोट के बारे में। जाइगोट कब होता है, जब स्पर्म और एग दोनों मिलता है तो क्या बनता है दोस्तों, जाइगोट। ठीक है। तो जो जाइगोट होता है, ठीक है ना, उसमें टोटल क्रोमोसोम जो होता है वो कितना होता है, 46 पेयर रहेगा डीएनए, है ना, 46 क्रोमोसोम या 46 आपका क्या रहेगा, डीएनए रहेगा, क्योंकि एक क्रोमोसोम बराबर एक डीएनए। तो 46 क्रोमोसोम बराबर 46 डीएनए। ठीक है। तो जब मानव, जब ये हम लोग जब मम्मी के पेट में होते हैं, पहला दिन, ठीक है ना, फर्स्ट दिन जब होते हैं, तो ये जो डीएनए होता है उसका होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। और एक डीएनए से बहुत सारा डीएनए बनता है, क्योंकि सेल है, टिश्यू है, ये सब कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो डेवलपमेंट होता है, विकास होते हैं हम लोग, धीरे धीरे विकास होते रहते हैं माँ के पेट में, गर्भ में। ठीक है। और बहुत सारा डीएनए बनता है।
ठीक है, बहुत सारा डीएनए, बहुत सारा डीएनए। तो यहाँ पे क्या था, 46 डीएनए था, और 46 डीएनए से दुनिया भर का बिलियंस ऑफ डीएनए बन जाएगा, राइट, बहुत सारा डीएनए। तो ये जो डीएनए बन रहा है, कम डीएनए से बहुत ज़्यादा डीएनए, इसी को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट हो रहा है, या इसको हम लोग डुप्लीकेशन भी बोलते हैं, डुप्लीकेशन हो रहा है, बहुत सारा डीएनए बन रहा है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है इसको डुप्लीकेशन भी बोलते हैं, डुप्लीकेट बन रहा है, कॉपी, ठीक है, फोटो कॉपी हो रहा है, मतलब समझ लो। तो एक डीएनए से बहुत सारा जब डीएनए बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ गया आपको। अब देखिए, बहुत सारा डीएनए से हम लोग बनाते हैं आरएनए, ठीक है, बनता है अपने आप ऑटोमेटिकली नेचुरल में, और अगर लैब में भी हम लोग कर सकते हैं ये चीज़, ट्रांसक्रिप्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब बहुत सारा डीएनए से हम लोग आरएनए बनाते हैं, मतलब डीएनए जब आरएनए में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद ये जो आरएनए होता है, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये जो आरएनए होता है वो कन्वर्ट होता है एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में, टीआरएनए में, ट्रांसफ़र आरएनए में, और आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए बना, वो आरएनए एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए में कन्वर्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। तो आपको टर्म याद करना है कि यार अगर कोई पूछा यार रेप्लिकेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि बहुत सारे जब डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए, बहुत सारा डीएनए से बहुत कम डीएनए से बहुत ज़्यादा डीएनए बन रहा है, फोटोकॉपी हो रहा है, तो उसको हम लोग रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन बोलते हैं। जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब आरएनए एमआरएनए आरआरएनए और टीआरएनए में कन्वर्ट होता है तो उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। और यही एमआरएनए टीआरएनए आरआरएनए, ठीक है, से बनता है हमारा प्रोटीन, ठीक है। और यही प्रोटीन मतलब हो गया, समझ लो, बेबी। जो बच्चा जन्म लेता है, मान लो 3 kg का है, तो 3 kg का जो बच्चा जन्म लिया वो है क्या है, प्रोटीन है। वो बना कैसे, एमआरएनए टीआरएनए और आरआरएनए जो है कन्वर्ट हुआ, और जो कन्वर्ट हुआ उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा एक सेल था, एक जाइगोट था, पहला दिन, वो 9 मंथ्स के बाद, 9 मंथ्स के बाद एक प्रोटीन या 3 मंथ का बेबी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो पहले क्या था, स्पर्म और एग मिलके सेल या जाइगोट बनाया, जिसमें 46 डीएनए हुआ पहला दिन जब माँ के गर्भ में थे। तो फिर उसका रेप्लिकेशन हुआ या डुप्लीकेशन हुआ, विकास हुआ, तो बहुत सारा डीएनए बना, बहुत सारा डीएनए से हमारा आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है हमारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जिसमें आरएनए एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफ़र आरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। ये आरएनए क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप समझिए कि आरएनए जब एम टी और आरआरएनए में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर यही 3 टाइप का आरएनए ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनता है, जिससे बेबी, जिसको हम लोग बेबी बोलते हैं, वो 9 मंथ्स के बाद। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से हमारा डीएनए से प्रोटीन बना। मतलब अगर आप डीएनए के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम लोग अगर कुछ चेंज कर देंगे, मान लो यहीं पे हम लोग, मान लो यहाँ से आपको पता है ना कि डीएनए से ही बहुत सारा डीएनए बना, तो यहीं से अगर मान लो कुछ हम लोग डीएनए में चेंज कर देंगे, जीन में, तो ये वाला चेंज हो जाएगा, ये वाला भी चेंज हो जाएगा, आरएनए भी से ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। तो अगर मान लो कोई ऐसा बीमारी है जो माँ से, मतलब फादर मदर से, मान लीजिए वो जाइगोट में है, मतलब किस में है, जाइगोट क्या है, सेल में है, और यही सेल आगे चल के बेबी बना, और जिसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा अगर किसी में अगर हम लोग इसमें चेंज कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, अगर माँ बाप में कोई बीमारी अगर है तो वो बेबी में नहीं जाएगा। तो जेनेटिक जो बीमारी होता है, जो जीन के द्वारा फैलता है, वैसे बीमारियों को हम लोग रेप्लिकेशन और ये सब के द्वारा जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है एक बीमारी होता है सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, ये एक जेनेटिक बीमारी है, अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक
डिजीज है ना, आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक बोलते हैं, आनुवांशिक रोग है। तो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा बेस पेयर बन जाता है। जैसे मान लीजिए एडिनिन है, ठीक, हम सिंपल बना रहे हैं, हम ऐसे क्वाइल टाइप का नहीं बना रहे हैं, हम सिंपल आपको लाइन के फॉर्म में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ है एडिनिन है, थाइमीन है, एडिनिन है, थाइमीन है, एडिनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, इस तरह। तो क्या होता है, बगल में भी क्या रहना चाहिए, ए के बगल में टी, टी के बगल में ए के बगल में टी, टी के बगल में ए के बगल में टी, सी के बगल में जी, जी के बगल में सी, ऐसा। लेकिन जब हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है तो एक्स्ट्रा बेस पेयर बन जाएगा, तो यहाँ पे एक और बेस पेयर आ जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा बेस पेयर हमारा आया, हम इसको अलग कलर से दिखाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा बेस पेयर यहाँ पे आ गया, मान लीजिए किसी भी चीज़ का, थाइमीन का या फिर साइटोसिन का, तो इसी एक्स्ट्रा बेस पेयर के कारण जो है हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है। ये जो एक्स्ट्रा हमारा जो बेस पेयर आया, उसी के कारण क्या होता है दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया। तो अगर आपको पता है कि जायगोट में अगर जो है, जायगोट मतलब डीएनए से बना हमारा आरएन, बहुत सारा डीएनए से फिर आरएनए, आरएनए से फिर बना हमारा क्या, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो यहीं पे अगर हम लोग कुछ चेंज कर दें कि नहीं भाई आरएनए से, क्योंकि देखिए ये जो प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, वो किससे बन रहा है, वो इससे बन रहा है। तो अगर हम यहीं पे कुछ चेंज कर दें तो ये वाला प्रोटीन क्या होगा, बढ़िया होगा, राइट। तो यहीं पे अगर हम इस वाले बेस पेयर को अगर हटा देते हैं यहीं पे, ठीक है, तो हमारा ये बच्चा को सिकल सेल एनीमिया नहीं होता, राइट। तो हम लोग को कहीं भी अगर सुधार करना है तो जनरली हम लोग सुधार करते हैं, वो करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फेज में, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो जीन हमको नहीं चाहिए उसको हम लोग कर देते हैं साइलेंट, मतलब उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं जीन साइलेंसिंग। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जीन साइलेंसिंग, ठीक है। इसको हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस भी बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, क्योंकि हम लोग आरएनए में इंटरफेयर कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा प्रोटीन है दोस्तों, प्रोटीन वो किस चीज़ से बन रहा है, आरएनए से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आरएनए में इंटरफेयर कर दे रहे हैं, ठीक है, और जीन को साइलेंस कर दे रहे हैं, ताकि वो जो जीन हमें नहीं चाहिए उस जीन को हम लोग साइलेंस कर दे रहे हैं। उसको बोलते हैं जीन साइलेंसिंग, या इसको हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। जीन साइलेंसिंग बोलिए या फिर साइलेंस जीन बोलिए, दोनों बराबर है। साइलेंस्ड जीन मतलब वो जीन जो साइलेंस हो गया, तो साइलेंस जीन। या फिर इसको हम एक और बोलते हैं पीटीजीएस, पीटीजीएस मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्टेड जीन साइलेंसिंग। पीटीजीएस मतलब क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्टेड जीन साइलेंसिंग, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम क्या कर रहे हैं, जीन को साइलेंट कर दे रहे हैं। जो जीन हमको नहीं चाहिए उसको हम क्या कर दे रहे हैं दोस्तों, साइलेंट। इसलिए उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्टेड जीन साइलेंसिंग। तो जीन साइलेंसिंग बोलिए, आरएनए इंटरफेरेंस बोलिए, साइलेंस जीन बोलिए, पीटीजीएस बोलिए, सब जो है वो बराबर है, ठीक है। तो हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस को लिख देते हैं छोटा में, ऐसा लिखते हैं ताकि पता चले कि आरएनए के डिफरेंट है और आरएनए इंटरफेरेंस अलग है। तो आरएनए इंटरफेरेंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आरएनए से उसको हम लोग छोटा सा आई लिख देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। सिंपल है एकदम, साइंस टेक्स्ट सब समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो जीन हमको नहीं चाहिए उस जीन को हम लोग बॉडी से हटा देते हैं, या उसको म्यूट कर देते हैं। म्यूटेट मतलब चेंज कर देते हैं, ताकि वो वाला जीन प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो और बीमारी बच जाए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीन साइलेंसिंग, ठीक है। या फिर उसको पीटीजीएस भी बोलते हैं। और ये कर रहे हैं हम लोग आरएनए को चेंज करके, तो इसलिए इसको आरएनए इंटरफेरेंस बोला जाता है, ताकि हम लोग को आरएनए से एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए जो है वो अपने हिसाब से मिले और वो वाला चीज़ नहीं आए जिससे बीमारी होता है। इससे क्या होगा, आरएनए इंटरफेरेंस ऐसा तरीका है, या जीन साइलेंसिंग ऐसा तरीका है, या पीटीजीएस ऐसा तरीका है जिससे सभी जेनेटिक जो डिसऑर्डर होता है या बीमारी होता है, बीमारियाँ, उसको हम
ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक कर सकते हैं। क्योर मतलब ठीक किया जा सकता है ना। क्योंकि आप देखिए जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है, आनुवांशिकता रोग हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जीन में दिक्कत हो रहा है ना। क्योंकि जीन नॉर्मल तरीक़ा से डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कुछ खामियां हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, म्यूटेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। एक कॉन्सेप्ट होता है म्यूटेशन। देखिए आपको पता है कि किस तरह से डीएनए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आरएनए में ये। तो जब लेकिन अचानक से अगर कुछ सडन चेंज हो जाए, ठीक है, सडन जेनेटिक अगर चेंज हो जाए, आनुवांशिक बदलाव हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। तो उसी म्यूटेशन को ठीक करने के लिए हम लोग जीन साइलेंसिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा यार इस जीन से ये वाला प्रोटीन बन रहा है, तो वो प्रोटीन हम नहीं चाहते कि वो बीमारी बच्चे में फैले, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, म्यूटेट कर देते हैं। और कैसे करते हैं? आरएनए को इंटरफेयर करके, जीन को साइलेंस करके। समझ में आया? तो सब चीज़ आपस में लिंक है। आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब ये हुआ कि जो आरएनए जिस आरएनए से प्रोटीन बनेगा, उस आरएनए को हम लोग इंटरफेयर करेंगे। जीन साइलेंसिंग का वही है कि जो जीन हमें नहीं चाहिए उस जीन को साइलेंस कर दो, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्टेड जीन साइलेंसिंग मतलब वही है कि अगर आरएनए से हमारा एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए बन रहा है, तो उसको हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और उसी में हम लोग जीन को साइलेंट कर देते हैं। तो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, सारे जेनेटिक डिसऑर्डर को हम लोग जो है जीन साइलेंसिंग से ठीक कर सकते हैं। तो ये खाली आदमी पे नहीं, क्योंकि जीन तो सब में होता है, आदमी में, प्लांट में, एनिमल में, सब में होता है, औरत में। तो जो जीन हमें नहीं चाहिए और जिस जीन को हमें ठीक करना है, उस जीन को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे वहाँ से, ताकि हमको जो जैसा कैरेक्टर चाहिए तो वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, इसका जो बाल है वो मतलब हेयर जो है, मतलब एक ऐसे समझिए कि एक माँ बाप है, मतलब पिता है, पिता, ठीक है, पिता है या माता है, इनका जो बाल है वो है घुंघरैला, करली हेयर है, ठीक है। और इस बच्चे का भी मान लो बाल हो गया करली हेयर। फिर हमने स्टडी किया, क्योंकि जीनोम में हम लोग क्या स्टडी करें, सभी जीनोम को हम लोग स्टडी करेंगे, जीन को। तो हमने जीन को स्टडी किया और पाया कि फलाना नाम का जो जीन है, इसके कारण करली हेयर होता है। और मान लीजिए उस जीन को अगर हम जाइगोट के बाद, जो हमारा जाइगोट मतलब सेल बना, भ्रूण बना, उसके बाद हम लोग उसको जीन साइलेंस कर दिए, इस वाले जीन को अगर हटा दिए, तो वो वाला जीन बच्चे में नहीं जाएगा, और उसका बच्चा का जो बाल होगा वो घुंघरैला करली नहीं होगा। तो जो चीज़ हमें पता है कि यार फलाना जीन से ये चीज़ होता है, उस जीन को हम लोग को अगर अच्छा नहीं है, नहीं चाहिए, तो उसको हम हटा देंगे, सिंपल बात। तो उसी को हम लोग जीन साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्टेड जीन साइलेंसिंग, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है। तो साइलेंस जो जीन है उसका प्रयोग कृषि में भी होता है, कहीं भी प्रयोग हो सकता है। मान लीजिए कोई एक ये बछड़ा है, ठीक है, मतलब एक ये गाय है, ठीक है, और ये भी एक गाय है, मतलब ऐसे समझो, ये नर है, अच्छा बहुत ज़्यादा जो है, और ये एक गाय है, ठीक है, ये बैल है और ये गाय है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो गाय है अच्छा दूध दे, ठीक है। हमको पता है कि फलाना किस्म का जो गाय होता है, मतलब ये ऐसे समझो, फलाना किस्म का जो गाय होता है उसका दूध अच्छा होता है। यहाँ पे हम इसको गाय लिखेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं करिए, ये गाय है, या ये जो है दूध जो है ज़्यादा देता है, ये दूध कम देता है। हम चाहते हैं कि यार ये भी गाय दूध अच्छा खासा दे, तो हम क्या करेंगे, ये गाय का जो जीन है जिसके कारण ये दूध ज़्यादा देता है, तो सबसे पहले इस गाय का हम लोग रिप्रोडक्शन कराएंगे, क्योंकि जाइगोट तो बनाना ही है, भ्रूण। तो इसका रिप्रोडक्शन कराएं और देखें कि यार ये वाला जो जीन है ना, इसके कारण ये गाय का दूध कम होता है। तो हम अगर इस वाला जीन को हटा दें और इसका वाला जीन यहाँ पे ले आएँ, जिस जीन के कारण जो है इसका दूध अधिक देता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन साइलेंसिंग। तो ये वाला जीन इसमें डाल दीजिए, इस जीन को हटा के, तो क्या होगा, ये वाला भी जो गाय बनेगा, ये वाला जो भी जो भ्रूण डेवलप होकर गाय बनेगा, वो भी दूध अच्छा देगा। तो हमने क्या किया, इस गाय से ये वाला गाय नहीं बनाया, बस हम लोगों ने इसका जीन को लेके बस इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। इसी को जीन ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमने क्या किया, जाइगोट भ्रूण इसी का है,
ठीक है। लेकिन जो जीन नुकसान था या दूध जिसके कारण नहीं था उसको हटा दिए और वो जीन लगा दिए दूसरे गाय का जो जीन अधिक देता था। तो ये दूसरा क्वालिटी का गाय है, ये दूसरा क्वालिटी का है। हमने इसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, इसके जीन को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, क्योंकि देखिए सब चीज़ जो हो रहा है, प्रोटीन का जो निर्माण हो रहा है, उसका मेन कहाँ है, उसका मेन है दोस्तों जीन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर रहा है, जीन को, जो जीन नहीं चाहिए उसको साइलेंट कर दिया और दूसरा जीन डाल दिए। इसी को जीन साइलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस और ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्टेड जीन साइलेंसिंग बोलते हैं। तो अगर हम कृषि में देखें, कृषि में जो है जीन साइलेंसिंग का प्रयोग देखें तो वो कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, कृषि में अगर हम जीन साइलेंसिंग का प्रयोग देखें तो दोस्तों ये टॉपिक को आप रिवाइज कीजिए वीडियो को देख के। ठीक है, कृषि में जीन साइलेंसिंग का क्या क्या प्रयोग है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तब तक आज का जो होमवर्क है उसको कंप्लीट कीजिए और जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, बायोटेक के दूसरा लेक्चर हो चुका है और इकोनॉमी में 2 लेक्चर हो चुका है, उसको अच्छे से पढ़िए। जो नोट्स दिया गया है, साइंस का नोट्स तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जो मैं ये पीडीएफ दे दे रहा हूँ बस उसी को पढ़ लो। लेकिन जो मृणाल सर का इकोनॉमी मैंने भेजा है पीडीएफ, उसको ज़रूर आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा कम्प्रिहेंसिव से अच्छे से दिया हुआ है। मैं जो एक बार पढ़ा दिया हूँ वही वाला चीज़ को आप मृणाल सर के पीडीएफ से पढ़ लीजिए। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका पेज नंबर दिया हुआ है इंडेक्स में, अब मैंने बताया भी है कि किस पेज से स्टार्ट है। ठीक है, तो वहाँ से आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना है। जो जो चीज़ मैं पढ़ाते जाऊँगा साथ साथ आपको रिवाइज भी करना है। ठीक है, रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बाद में रिवीजन नहीं होगा लास्ट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी भी थोड़ा 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 जितना हो रहा है करते जाओ। ठीक है, आपका एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप एक जो है छोटा सा नोटबुक लिख सकते हैं और डेट वाइज आप लिख सकते हैं कि 1 जनवरी को हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये चीज़, बस टॉपिक का नाम पढ़ा। ठीक है, हमने बायोटेक्नोलॉजी में ये चीज़ आज पढ़ा, हमने हिस्ट्री में 4 पेज में ये चीज़ पढ़ा, बस टॉपिक का नाम, अंदर का मटेरियल कुछ नहीं। हमने उसके बाद पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत में ये चीज़ पढ़ा। ठीक है, टॉपिक का नाम, बस टॉपिक और सब टॉपिक का नाम। हमने मैप में ये चीज़ पढ़ा। तो इससे क्या होगा, आप खुद आप अपने को आकलन कर पाएंगे कि हाँ आप जो है बढ़िया तैयारी कर रहे हो। उसी तरह 2 जनवरी का बताइए, 3 जनवरी का, अब क्या होगा, जब भी आपको रिवीजन करने का मतलब मन करेगा जब भी, तो आप खोलिएगा अपना कॉपी, अब देखिएगा बैलेंस पेमेंट में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा था नोट से। फिर आप उसको रिकॉल करने, याद करने की कोशिश कीजिए कि हमें कितना याद है। नहीं याद है दोबारा से फिर नोट्स पढ़ना। तो ऐसे क्या होगा, आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन होगा और आपका माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा कि हाँ हम तैयारी बढ़िया कर रहे हैं। तो ये खुद को चेक करने के लिए आप कॉपी में ऐसे करके बना सकते हैं और सब बच्चे बनाएं, ये बहुत फ़ायदा करेगा आपको। बस टॉपिक और सब टॉपिक का नाम लिखिए कि 1 जनवरी को आपने क्या पढ़ा अलग अलग सब्जेक्ट में, 2 जनवरी क्या पढ़ा, 3 को क्या पढ़ा, 4 को क्या पढ़ा। इससे आपको मदद करेगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है और खुद को चेक करने में आपकी मदद करेगा। तो ये कीजिए, बाकी ये लेक्चर मैं आपको अपलोड कर दे रहा हूँ आज। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।